दोस्तों, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम में से बहुत से लोग धरती के अंदर जो है उससे ज्यादा केवल वो ही बोलते हैं जो धरती पर है। इस धरती पे बहुत सारे रहस्यमय जगहें हैं जिसके बारे में हम जानते हैं और हम रोजाना सुनते भी हैं। कभी इजिप्ट के महान पिरामिड्स के बारे में तो कभी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। तो हम धरती पे जो है उसी के बारे में बार बार सुनते रहेंगे तो थोड़ी अच्छा लगेगा। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि धरती के अंदर कितनी जगहें हैं जो हम में से ज्यादातर लोग जानते बहुत कम है। तो आज मैं आपको बताऊंगी धरती के अंदर क्या है। आप जानते हो धरती के अंदर क्या है, उसकी गहराई कितनी है, हमें उतनी गहराई पर मिलता क्या है। अगर आप जानना चाहते हो इन सब सवालों का जवाब तो वीडियो को स्किप किए बगैर स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो देरी किस बात की, चलो वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ हम चलते फिरते हैं उसके अंदर क्या है, यानी कि धरती के अंदर है क्या। पृथ्वी के 4 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मैंटल, इनर एंड आउटर कोर। हम वहां से शुरू करते हैं जहां हम रहते हैं। जमीन के जिस लेयर पर हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है और ये क्रस्ट लेयर सबसे आउटर और फर्स्ट लेयर होता है। ये सॉलिड चट्टानों और मिनरल से बना है। क्रस्ट के नीचे मैंटल होता है, ये सेकेंड लेयर है जो ज्यादातर ये भी सॉलिड रॉक्स और मिनरल से ही बने होते हैं, लेकिन सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस के निंदी क्षेत्रों द्वारा छोटे हैं। और सबसे गहरे हिस्से पर पृथ्वी के केंद्र में एक गर्म घना मेटल कोर है। हर एक लेयर में एक यूनिक रहस्यिक संरचना फिजिकल स्टेट होता है और ये पृथ्वी की सरफेस पर जीवन को प्रभावित कर सकती है। पृथ्वी ग्रह में अलग अलग लेयर्स की श्रृंखला होती है जिनमें से प्रत्येक की एक यूनिक संरचना होती है। टॉप लेयर, जिसे क्रस्ट के रूप से जाना जाता है, पृथ्वी की सबसे पतली लेयर है जिसकी थिकनेस 30 मीटर यानी 18.6 माइल्स है। क्रस्ट के नीचे 4 अलग अलग लेयर्स होते हैं और इन्हें अपर मैंटल, लोअर मैंटल, आउटर कोर और इनर कोर कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक कोर में कई गजब गुण मौजूद है। पृथ्वी का निरान 2 युक्तियों में विभाजित है, ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर हम पृथ्वी के पूरे डायमीटर की बात करें तो समुद्र की गहराई भी इतनी खास नहीं है। पृथ्वी की असल गहराई तो क्रस्ट के बाद के लेयर से ही शुरू होता है। अब बढ़ते हैं दूसरी लेयर की ओर। दूसरी लेयर मैंटल है। मैंटल पृथ्वी के आंतरिक भाग का मोस्टली सॉलिड होता है। मैंटल पृथ्वी के घने अति गर्म कोर और इसकी पतली आउटर लेयर क्रस्ट के बीच स्थित है। मैंटल लगभग 2900 किलोमीटर यानी 1802 माइल्स मोटा होता है और पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का 84% हिस्सा बनाता है। मैंटल का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस है। यही मैंटल की गर्मी और दबाव पृथ्वी की सरफेस तक पहुंचता है और वोल्केनोस के द्वारा लावा के रूप में आता है। मैंटल में गर्मी और दबाव आमतौर पर गहराई के साथ बढ़ता है। इस मैंटल लेयर में 2 लेयर्स होते हैं एंड दैट इज अपर लेयर एंड लोअर लेयर। इस अपर लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर पृथ्वी का सॉलिड आउटर पार्ट है। लिथोस्फीयर में मैंटल और क्रस्ट का भंगपूर ऊपरी भाग शामिल है जो पृथ्वी की संरचना की सबसे बाहरी लेयर है। ये ऊपर के क्लाइमेट और नीचे के एस्थेनोस्फीयर से घिरा है। एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर के नीचे स्थित पृथ्वी के मैंटल का क्षेत्र और लिथोस्फीयर की तुलना में अधिक गर्म और अधिक तरल माना जाता है। एस्थेनोस्फीयर हमारे ग्रह के लिए यूनिक है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास एस्थेनोस्फीयर है। यदि किसी ग्रह में पानी नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके पास एस्थेनोस्फीयर भी नहीं है। इसीलिए हमारे ग्रह के लिए एस्थेनोस्फीयर यूनिक है क्योंकि हमारे पृथ्वी में पानी भी है और एस्थेनोस्फीयर भी। अब चलते हैं पृथ्वी की तीसरी भाग की ओर जो कि एक कोर है और ये कोर भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर अर्थ की 3 लेयर्स की सेंटर लेयर है और पृथ्वी की सबसे अपर सरफेस
पृथ्वी की क्रस्ट से लगभग 1800 माइल्स नीचे स्थित है। आउटर कोर लगभग 2200 किलोमीटर थिक होता है और ज्यादातर तरल लोहे से बना है, और इस कोर को लिक्विड कोर भी कहा जाता है। अगर ये आयरन से बना है तो इसे लिक्विड कोर क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसीलिए इसे लिक्विड कोर कहा जाता है क्योंकि आउटर कोर का टेम्परेचर 4500 डिग्री और 5500 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म होता है, और इस गर्मी की वजह से आयरन 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, इसीलिए इसे लिक्विड कोर कहा जाता है। इस आउटर कोर के कारण ही अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड्स बनी है, जिससे हम कंपास को आसान तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट हम पहुंचते हैं पृथ्वी की सेंटर पर, जिसे इनर कोर कहा जाता है। क्रस्ट से कोर तक की टोटल डिस्टेंस 6378 किलोमीटर्स है। इस इनर कोर को सॉलिड कोर भी कहा जाता है, जो आयरन और निकल से बना हुआ है। इनर कोर में टेम्परेचर ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि करीब सन के सरफेस की डिग्री है। पृथ्वी का इनर कोर सरप्राइजिंगली बहुत बड़ा है, जिसकी मेजरमेंट 2440 किलोमीटर है। ये पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का 19% बनाता है, जो इसे चांद से सिर्फ 30% ही छोटा बनाता है। तो अब सवाल उठता है, इतनी गहराई है, इतने लेयर्स और कोर्स हैं, आखिर ये हमें पता कैसे चला? सीस्मोलॉजिस्ट बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, इसे समझने के लिए हम सीस्मिक वेव्स का उपयोग करते हैं। ये एक प्रकार की एनर्जेटिक वेव्स है। हम सब जरूर जानना चाहेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का स्टडी करने के लिए सीधे नीचे एक होल खोदना सबसे प्रभावी तरीका प्रतीत होगा। जहाँ तक हम आकाश के बारे में और उसके भी आगे अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं, हम जिस हद तक स्पेस और यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, उसमें से हम ठीक से 10% भी हम ये नहीं खोज पाए कि हमारे पृथ्वी के नीचे क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के केंद्र में ड्रिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है, तो आप बिल्कुल सही हैं। ना केवल किसी ने कभी भी पृथ्वी के केंद्र में ड्रिल किया है, और ना ही कोई भी कभी भी पृथ्वी की क्रस्ट के जरिए से ड्रिल करने में कामयाब हुआ है। दरअसल बात यह है कि हम पृथ्वी की सरफेस के नीचे क्या है, इससे ज्यादा हम तो अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा जानते हैं। अब आप सभी को पता चल गया है कि पृथ्वी की लेयर्स हैं। पृथ्वी क्रस्ट, मैंटल और कोर से बनी है। मैंटल और कोर दोनों में आंतरिक और बाहरी घटक होते हैं। क्या कभी किसी ने पृथ्वी की क्रस्ट को खोदने की कोशिश की है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल की है। अब तक का सबसे गहरा होल रशिया में कोला पेनिनसुला पर है, जिसे कोला वेल और कोला सुपर डीप बोरहोल भी कहा जाता है। इसे मई 24, 1970 में इसकी ड्रिलिंग शुरू हुई। 5 साल के बाद कोला वेल 7 मीटर लगभग 23,000 फीट तक पहुंच गया था। 1989 में प्रोजेक्ट को अबैंडन करे तक काम जारी रहा, क्योंकि ड्रिल 12 किलोमीटर यानी लगभग 40,000 फीट या 8 मील से अधिक गहराई पर चट्टान में फंस गई थी। मतलब उसके आगे हम कभी नहीं जा पाए। उस 7.5 मील की गहराई तक पहुंचने में लगभग 20 साल लग गए। यानी कि इतना डीप डिगिंग किया गया कि केवल आधी दूरी या उससे कम ही दूर में मैंटल पहुंच जाते। अमेरिका भले ही चांद पर उतर गया हो, लेकिन रशिया ने धरती पर मैन मेड कोला नाम का सुपर डीप बोरहोल बनाकर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 1960 के दशक के शुरुआत से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के मैंटल को नीचे गिराने का प्रयास किया है। इसमें 20 साल लग गए, लेकिन गर्मी के कारण काम बंद होने से पहले रशिया ने पृथ्वी में 40,230 फीट नीचे ड्रिल किया। ये कोला सुपर डीप बोरहोल, जो पृथ्वी पर सबसे गहरा मैनमेड होल है, 40,230 फीट गहरा निर्माण इतना गहरा है कि स्थानीय लोग कसम खाते हैं कि नरक में प्रताड़ित आत्माओं की चीखें सुन सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि क्रस्ट के दूसरे लेयर में नरक है। एनीवे, इतनी गहराई तक पहुंच तो गए, क्या हमें कुछ मिला? हाँ जी, बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं,
जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की कॉस्ट $100 मिलियन से अधिक है, जो लगभग $2,500 प्रति फुट है। यानी कि टोटल प्रोजेक्ट इंडियन रुपीस में कुछ इतना है, और हर एक फीट की ड्रिलिंग के लिए इंडियन रुपीस में इतना लगा। इनफैक्ट ये टू मच एक्सपेंसिव है। टेक्नोलॉजी और धन को देखते हुए जियोलॉजिस्ट कोर सैंपल्स के लिए गहराई तक जाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे होल को डिग करने के लिए बहुत बर्दाश्त, पैसे, टेक्नोलॉजी और किस्मत की ज़रूरत होती है। रशिया ने इतना डीप होल खोदने का रीज़न क्या है? सच तो ये है कि 1970 के दशक से पहले वैज्ञानिकों ने धरती से ब्रह्मांड तक पहुंचकर कई दिलचस्प और गजब आविष्कार किए हैं, जिन्होंने हमारे होश ही उड़ा दिया है। हो सकता है अमेरिका चांद पर उतर चुका हो। इस पीरियड में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। जनरली कोल्ड वॉर का मतलब ये है कि फिजिकली लड़ाई के बिना क्षेत्रों या राष्ट्रों के बीच शत्रुता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आखिरकार वे शांति के समय में आ गए। इस स्थिति में वे फिजिकली लड़ाई करना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने कोल्ड वॉर शुरू कर दिया, जिसमें उन दोनों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया कि वे फिजिकली और मेंटली एक दूसरे से कितने मजबूत हैं। पहले कोल्ड वॉर शुरू हुआ रशिया से। रशिया ने स्पेस में पहुंचकर अपना ताकत दिखाया और वे अंतरिक्ष में पहुंच गए, और वे अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ खोज रहे थे। लेकिन अमेरिका रशिया को दिखाना चाहता था कि उनके पास अधिक पावर है उनसे, इसीलिए वे चांद पर उतरकर ये साबित कर दिया कि वे उनसे अधिक पावरफुल हैं। बाद में जब ये सिलसिला चलता रहा तो अमेरिका ने एक विचार रखा कि आप अंतरिक्ष में पहुंच गए और हम सीधे चांद पर उतरकर इस टॉपिक पर फुल स्टॉप लगा दिया। अब देखते हैं कि कौन खोजेगा कि पृथ्वी के अंदर क्या है और इसमें बहुत गहराई तक कौन खोदेगा। फिर दोनों देश ड्रिल करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रशिया ने आगे बढ़कर दुनिया में अब तक के सबसे डीप होल का रिकॉर्ड बनाया है। कुछ खास समय के बाद अमेरिका ने ड्रिलिंग करना छोड़ दिया और कहा कि वे और पैसा खर्च नहीं करना चाहते। पहले ही चांद पर उतरने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। ऊपर से देश के लोग उन पैसों को बर्बाद करने के लिए राजी नहीं होंगे जिस पर वे टैक्स दे रहे हैं। इसीलिए अब रशिया के लिए आसान हो गया और अब रशिया पृथ्वी के बहुत गहराई तक पहुंच गए। 1980 के दशक के पीरियड में उन्होंने कई लीडर्स को ये दिखाने के लिए इनवाइट किया कि उन्होंने पृथ्वी में कितनी गहराई तक ड्रिल की है। अब तक ड्रिलिंग नॉर्मली चल रही थी, अब यहाँ के बाद माइंड ब्लोइंग का इंतजार था। अब सब यही कहने लगे कि हाँ, अमेरिका ने हार मान ली और रशिया ने बहुत गहराई तक ड्रिल की है। अब शुरू हुआ असली कोल्ड वॉर। द पॉइंट इज दैट जब रशिया ने स्पेस में जाकर स्पेस की एक्सप्लोरेशन करना शुरू किया तो अमेरिका कुछ ही सालों में चांद पर उतरकर रशिया से 2 स्टेप आगे जाकर उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अमेरिका ने बहुत फख्र महसूस किया और सोचने लगे कि उनके पास हर एक चीज़ की पावर है और उन्होंने साबित कर दिया कि वे रशिया से अधिक पावरफुल हैं। तो जब आई ड्रिलिंग करने की बारी तो अमेरिका हार गए और रशिया जीत गए। जब सबने कहा कि हाँ, रशिया ने बहुत गहराई तक ड्रिल की है, तो रशिया यहीं पर नहीं रुका, उन्होंने और भी ड्रिलिंग करना शुरू किया। तो ये भी कहाँ चुप रहते, रशिया भी साबित करना चाहते थे कि वो भी उनसे कम नहीं है। तो वे ड्रिल करना शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ पर्टिकुलर गहराई के बाद हमें पानी मिलता है। एक ऐसा गजब हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सरफेस से लगभग 6.7 किलोमीटर नीचे माइक्रो प्लैंकटन के फॉसिल्स यानी जीवाश्मों की खोज की। प्रोजेक्ट के दौरान प्राचीन माइक्रो प्लैंकटन की 24 विभिन्न प्रजातियों को लिस्टेड किया गया था, जो बिलियन ईयर्स पुराने थे। एक और अनएक्सपेक्टेड खोज बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस थी। होल से निकलने वाली ड्रिलिंग मड को हाइड्रोजन के साथ बॉइलिंग यानी उबलने के रूप में वर्णित किया गया था। अब उठा एक और सवाल, मड में कितनी गहराई तक ये जीवित प्राणी बिना सूरज की रोशनी अपना जीवन कैसे बिता रहे थे, यानी कि ये माइक्रो प्लैंकटन, और वे कैसे जीवित रहे। ये सुनकर पूरी दुनिया हिल गई।
इसके बाद सभी को क्लियर हो गया कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर भी अननोन मिस्ट्रीज है। रशिया यहीं तक नहीं रुका। अब वे कोल्ड वॉर नहीं लड़ रहे, बल्कि इतने डिस्कवरीज के बाद एक एम के साथ काम करने लगते हैं। उन्होंने फर्दर ड्रिल की और उन्हें कई सारे ग्रेनेड्स मिलते हैं। आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि 1700 फीट गहरे में पानी पा सकते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर रशिया ने डीप इनसाइड बहुत गहराई में पानी पाया। होल के अंदर गहराई में हीट को हैंडल ही नहीं कर सकते। इस जगह पर उन्हें अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारा पानी मिला। ये भी पृथ्वी के अंदर का एक रहस्य है जो हमने पाया। इसके बाद भी उन्होंने फर्दर ड्रिल किया। अनफॉर्चुनेटली 1992 में ड्रिलिंग करना रोक दी गई थी, जब टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये गहराई पर एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि 49,000 फीट की एक्सपेक्टेशंस थे। जिस तरह हीट बढ़ता गया, गहरा ड्रिलिंग पॉसिबल नहीं था, और यहाँ तक कि उस हीट की वजह से ड्रिलिंग मशीन्स भी मेल्ट होने लगी। तो यहाँ तक पहुँचने की और भी कोशिशें की गई, लेकिन वहाँ के लोग कहने लगे गवर्नमेंट से कि हम जिस पैसे से टैक्स बनते हैं उसी से आप लोग बिला वजह पैसे खर्च कर रहे हैं, और हम लोगों को एक वक्त का खाना खाने के लिए भी मुश्किल हो गया है, और आप लोग चैलेंज के नाम से पैसे खर्च कर रहे हो। और वहाँ के लोग ये भी कहने लगे कि जब से तुम लोग ये खोदना शुरू किया है, कुछ गहराई तक पहुँचने के बाद हमें अजीब अजीब आवाज़ें सुनने को मिल रहे हैं, बीमारियाँ फैलने लगी है, और अंदर जो नरक था उसे आप लोगों ने मिलकर जगा दिया है और नरक के दरवाजे पर दस्तक दे दिया है। ये साइंटिस्ट नहीं बल्कि वहाँ के लोगों का सोच है। तो लोगों की ये एक जिद भी कारण था कि रशियन गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट से दूर होना पड़ा और इसे 3 सालों में क्लोज कर दिया गया। और अगर कोई चाहता है यहाँ विजिट करना तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने के रोड्स बिल्कुल ठीक नहीं है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी है वहाँ जाने के लिए। इनफैक्ट उस एरिया में अब कोई नहीं रहता, वो जगह बिल्कुल खाली पड़ा है। तो हमारी एम थी 49,000 फीट गहराई तक पहुँचना, लेकिन हम सिर्फ 40,000 फीट में ही अटक गए। हम ऑलमोस्ट मैंटल तक पहुंच ही गए हैं, लेकिन और भी गहराई तक जाना या ना जाना अल्लाह जाने मुनासिब होगा या नहीं। अगर बात की जाए अर्थ की सेंटर पॉइंट से हमारी अब तक की गहराई की, तो सेंटर पॉइंट तक पहुंचने के लिए 40,230 फीट गहराई भी कुछ नहीं है। 1992 में ऑब्वियसली प्रोजेक्ट रुकी गई, लेकिन ये गहराई समुद्र के सबसे गहरी पॉइंट मरियाना ट्रेंच से भी गहरी है, जो लगभग 11,000 मीटर है। इफ वी कंपेयर इट टू कोला बोरहोल, तो इसकी मीटर है 12,262 मीटर की गहराई है, जिसकी ड्रिलिंग करने में हम सफल रहे। हमारी टेक्नोलॉजी और करोड़ों के पैसों को खर्च करके अर्थ के सेंटर पॉइंट के हिसाब से सिर्फ हम 40,230 फीट गहराई तक ही पहुंच पाए हैं। पूरा मुल्क ही इस गहराई तक पहुंचने के लिए अपनी जान लगा दी। इतनी मेहनत के बाद भी हम सिर्फ 0.1% की गहराई तक ही पहुंचे हैं। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से 2 सवाल करना चाहूँगी। पहला, टेक्नोलॉजी और पैसों की मदद से क्या आपको लगता है कि हम आगे पृथ्वी के सेंटर तक पहुंच पाएंगे? दूसरा, जो लोग मानते हैं कि वो नरक के दरवाजे तक पहुंच गए हैं, क्या आपको ये सच लगता है? आई बिलीव दिस एज अ मिथोलॉजी। आपको भी यही लगता है, या फिर आप भी वही मानते हैं कि हेल इज इन द वेल? दोस्तों, मेरे ये दोनों सवालों का जवाब आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ इट इज देन हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप हमारे आने वाले नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस को कभी भी मिस ना करें। मिलती हूँ आप सबसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।